आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे जो हमारे टॉपिक के नाम से कंसर्न है। क्या है हमारे टॉपिक का नाम बच्चों? वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, आज का हमारा लेक्चर जो है बच्चों इस मुद्दे पर फोकस्ड है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। इस पर हमारा आज का लेक्चर फोकस्ड रहेगा बच्चों। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करें। केमिकल इक्वेशंस, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 याद है क्या बच्चों? एक्टिविटी 1.1 क्या था? आपको मैंने वीडियो क्लिप दिखाया है, ध्यान होगा आपको। कार्टून का एक वीडियो क्लिप था जिसमें हमने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था, उसको बंसन बर्नर पे बर्न किया था, ग्लास वॉच बॉक्स प्लेट में हमको उसमें पाउडर मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आई होप अब आपको याद आ गया होगा। ये था हमारा एक्टिविटी 1.1। तो चलिए चीजें वहीं से एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या पढ़े थे हमने एक्टिविटी 1.1 में? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, क्या किया था उसको हम लोग ने बच्चों? मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हमने बर्न किया इन बंसन बर्नर में जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, और पाउडर का नाम क्या था बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर ऐश हमको मिला था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से दोस्ती करी और वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से दोस्ती करी और वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड से। इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर मैं इसको सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यहां से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहां आकर ये खत्म हो रहा है। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, बहुत ही लंबा चौड़ा है लिखने में, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने? When a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. तो टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, बार बार इतने बड़े बड़े सेंटेंस कौन लिखेगा? किसके पास फुर्सत है इतना बड़ा बड़ा लिखना, इतना बड़ा बड़ा पढ़ना, इसको इतने बड़ी बड़ी चीजों को याद रखना, समझना, बहुत फुर्सती काम होगा। तो हमने सोचा इतने बड़े सेंटेंस को, क्या है सेंटेंस? मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बड़ा जो हमने सेंटेंस डिस्क्राइब किया है, इसको क्यों ना थोड़ा छोटा, थोड़ा प्यारा सा कंसाइज फॉर्म, कंसाइज मतलब थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखा जाए, इसके बारे में हमने सोचने की शुरुआत की। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो लंबा है तो इसको थोड़ा छोटा करके लिखे ताकि मीनिंग वही जनरेट हो। मीनिंग बदलना नहीं चाहिए बच्चों, लेकिन लिखने का पैटर्न कंसाइज हो, छोटा हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। सो इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। तो अब हम उसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? इतना लंबा चौड़ा जो हमारा सेंटेंस है उसको हम थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब इतना बड़ा सेंटेंस जो है इसको हम कौन से फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं? वर्ड इक्वेशन। हमारा हेडिंग ही क्या है? राइटिंग द बैलेंस, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। हमारा हेडिंग है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? तो ये जो सेंटेंस अभी हमने यहाँ पर नोट किया बच्चों, ये रहा हमारा सेंटेंस। क्या था इसमें? दो लोगों की बात हो रही है। मैग्नीशियम को किसके साथ इंटरेक्ट करवाया? ऑक्सीजन के साथ। और ये मैग्नीशियम बाद में कहां में कन्वर्ट हो गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो दो लोगों की दोस्ती हुई है बच्चों यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। दो लोगों की दोस्ती हुई बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, और आपको प्रोडक्ट और आपको जो कन्वर्टेड फॉर्म मिल रहा है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसको वर्ड इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे? द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम रिबन जो है बच्चों, ये जो वर्ड है मैग्नीशियम रिबन,
ये मैग्नीशियम रिबन को हमने लिखा बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन को क्या लिखा मैग्नीशियम, पूरी स्पेलिंग के साथ लिखा है बच्चों, ठीक है। दूसरा मेंबर कौन था यहाँ पे, उससे जो दोस्ती करने आया था उसका नाम क्या है ऑक्सीजन, तो उसका जो दूसरा फ्रेंड था ऑक्सीजन जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है उसका भी हमने पूरा एक स्पेलिंग लिखा है। और साथ में क्या लिखा है प्लस, साथ में क्या लिखा है प्लस, प्लस मतलब क्या, ये दो लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में दोस्ती कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपको फाइनली जो चीज बनके तैयार होके मिली है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज तैयार होकर आपको मिली है इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज क्रिएट हुई है इन दोनों के दोस्ती से, इन दोनों के प्यार और मोहब्बत से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ए फ्रेंड मैग्नीशियम, बी फ्रेंड ऑक्सीजन, ए फ्रेंड मैग्नीशियम, बी फ्रेंड ऑक्सीजन, जब ये दो दोस्त मिलकर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उनसे मिलकर एक उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी है और उस कंपनी का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम पार्टनर ए का नाम, ऑक्साइड पार्टनर बी का नाम। तो ये जो चीज हमने लिखा सिंपल, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपने हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का नाम इसमें लिखा है, नाम आपने इसमें लिखा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों वर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि आप हर एलिमेंट का या कंपाउंड का, हर एलिमेंट का या कंपाउंड का आप स्पेसिफिकली उसके स्पेलिंग के साथ नाम लिख रहे हैं बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। अब इसमें दो चीजें और हम समझ लेते हैं, दो चीजें और हम समझ लेते हैं बच्चों इसमें। आप देखिए सबसे पहले इस एरो को फोकस कीजिए, इस एरो को आप फोकस कीजिए बच्चों। ये एरो जो है कुछ इस डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है। अब एरो के लेफ्ट में, एरो का ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों और एरो का ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। एरो का ये लेफ्ट हैंड साइड है, एरो का वो राइट हैंड साइड है। तो एक छोटा सा हमने टेक्निकल वर्ड डिजाइन करना है। टेक्निकल वर्ड्स क्या है इसको समझ लेते हैं। एरो के जो लेफ्ट में हम लिखेंगे जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम हम लिखेंगे, जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम एरो के लेफ्ट में हम लिखेंगे उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे, जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड का नाम हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे बच्चों उसको हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट। और जो जो चीजें हम एरो के राइट साइड में लिखेंगे, जो जो चीजें हम एरो के राइट साइड में लिखेंगे उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो अब हमने दो टेक्निकल चीजें सीखने की कोशिश की है, दो नई चीजें सीखने की हमने कोशिश की है कि जब कभी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जब कभी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके तीन हिस्से होंगे, उसके तीन हिस्से होंगे। मिडिल वाला हिस्सा एक एरो होगा, मिडिल वाला हिस्सा एक एरो होगा, मिडिल वाला हिस्सा एक एरो होगा। लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम हम लिखेंगे, जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम हम लिखेंगे उन सबको कहेंगे रिएक्टेंट्स, उन सबको कहेंगे रिएक्टेंट्स। मतलब ये वो लोग होंगे जो आपस में कुछ कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, आपस में कुछ मिलकर कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे बच्चों रिएक्टेंट्स। और इनके फ्रेंडशिप से, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम हम लिखेंगे उनके कॉम्बिनेशन से, उनके फ्रेंडशिप से कुछ नया केमिकल कंपाउंड तैयार होगा, कुछ नई चीजें तैयार होंगी। वो जो भी नई चीजें राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट्स, उसे हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशंस दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ये हो गया नॉर्मल ट्रेंड टू राइट, ये हो गया नॉर्मल ट्रेंड टू राइट, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड था मैंने आपको बताया, इक्वेशन लिखने के तीन पार्ट्स मैंने आपसे शेयर किए। बीच वाला पार्ट हमेशा एरो होगा, लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। एरो के राइट साइड में जो भी हम एलिमेंट्स कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहेंगे बच्चों। अब रिएक्टेंट एक अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। रिएक्टेंट एक अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वैसे ही प्रोडक्ट एक अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिए। रिएक्टेंट एक अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट कैन बी वन और मोर देन वन। जब प्रोडक्ट बनेंगे इट कैन बी वन और मोर देन वन, इट कैन बी वन और मोर देन वन। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे देखिए हमारे जो रिएक्टेंट्स है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैग्नीशियम है और दूसरा कौन है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और दूसरा कौन है ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो जब कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो
तो उसमें आपको हर रिएक्टेंट के बाद प्लस लिखना है। हर रिएक्टेंट के बाद आपको क्या लिखना होगा? प्लस। अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा, इफ इट इज मोर देन वन, इफ दे आर मोर देन वन, देन प्लीज राइट, हर दो कंपाउंड या एलिमेंट के बीच में प्लस का सिंबल आपको डालना है। हर दो एलिमेंट या कंपाउंड के नाम के बीच में आपको प्लस का सिंबल डालना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर मैग्नीशियम और रिबन के बीच में हमने प्लस का सिंबल डाला है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है? अब यहाँ पे एक अकेला प्रोडक्ट, यहाँ पे एक अकेला प्रोडक्ट है, और कुछ केसेस में आप जब स्टडी करोगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आपको दिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुए तो सेम चीज जैसा आपने यहाँ पर अभी किया, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में आपको प्लस दिखाना है, या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के बीच में आपको प्लस दिखाना है। वैसे ही अगर यहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, तो फिर आपको वहां पर भी प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। वहां पर भी आपको प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, फिर से सुनिए। एरो एक चीज है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और एक चीज है, राइट हैंड साइड और एक चीज है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज आप लिख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज आप लिख रहे हो, उसे हम कह रहे हैं रिएक्टेंट, उसे हम कह रहे हैं रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड में जो भी चीजें आप लिखोगे उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब सुनिए ध्यान से, रिएक्टेंट एक अकेला एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इट कैन बी वन और मोर देन वन। इफ इट इज वन, वेल एंड गुड। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, देन हर दो के बीच में आपको प्लस का सिंबल लगाना है। हर दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बीच में आपको प्लस का सिंबल लगाना होगा। सेम प्रोडक्ट एक अकेला हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। अकेला है, वेल एंड गुड, जैसा आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड अकेला प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा होते तो फिर हर दो के बीच में आपका प्लस का सिंबल आता, हर दो एलिमेंट या कंपाउंड के फार्मूले के बीच में आपका प्लस का सिंबल आता। उम्मीद करता हूं मैंने यहां तक जो बोला आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा होगा बच्चों। अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर ले, जो मैंने भी समझा है वही चीज मैं यहां पर आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। भाई जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, जिनका नेचर बदल रहा है, जिनकी फितरत बदल रही है, जिनको हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट्स। तो जैसा भी हम लोग ने इक्वेशन जो डिस्कस किया था उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कौन थे बच्चों? रिएक्टेंट्स थे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कौन थे? रिएक्टेंट्स। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कौन थे बच्चों? ये आपके कौन थे? केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के रिएक्टेंट्स थे। और इनको जोड़ने से क्या मिल रहा था हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बोल बोल के मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों तो आपको फटाफट याद भी हो जाएगा। तो अब जो राइट साइड में बना इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोडक्ट्स। इसको क्या नाम दिया था? प्रोडक्ट्स। सो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। मतलब एरो के लेफ्ट साइड के जो सब्सटेंसेस है जिनमें केमिकल चेंजेस होने वाला है, जिनमें केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो एरो के लेफ्ट साइड वाले जो मेंबर्स है जिनमें केमिकल चेंजेस होने वाले हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज बदलने वाली है केमिकल सब्सटेंस की, उन्हें हम कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो अब जो नया सब्सटेंस बन रहा है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है इन दोनों के दोस्ती से, इन दोनों के दोस्ती से जो नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम एरो के राइट साइड में लिख रहे हैं, जिसको हम एरो के राइट साइड में लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो फिर से सुनिए, एरो के लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में जिनको लिखा जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उनमें केमिकल रिएक्शंस होता है, और उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से राइट साइड में एक नया कंपाउंड, एक नया एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, एंड दैट नया कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। दैट इज न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. ये हो गया वर्ड मैग्नीशियम, ये हो गया वर्ड ऑक्सीजन, ये हो गया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड हो गया। और ये जो केमिकल रिएक्शन हम दिखा रहे हैं उसमें हम क्या दिखाते हैं? ये एरो से हम केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं
कि भाई ये दोनों दोस्ती करेंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये दोनों के वजह से ये एक नई चीज फॉर्म होगी, ये दोनों के केमिकल रिएक्शन से ये एक नई चीज फॉर्म होगी। तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन में, ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये दोनों दोस्ती करके इसको बनाएंगे या इससे ये बनेगा। एरो का हेड बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा है, एरो का लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है, और उस विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। लेकिन मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, वो भले आपकी किताब में ना लिखा हो, अकेला रिएक्टेंट होगा तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, इफ देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट, देन यू हैव टू ऐड प्लस इन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये राइट हैंड साइड है बच्चों, एरो का राइट हैंड साइड ऑफ द एरो का राइट हैंड साइड है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखोगे बच्चों विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। फिर मैं आपको कह रहा हूं, भले किताब में नहीं लिखा है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट एक है तो प्लस साइन की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट एक अकेला है तो उसको प्लस साइन की जरूरत नहीं है। इफ देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट्स, इफ देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट्स तो प्लस साइन की जरूरत है, जैसा कि सेंटेंस आपको कह रहा है। तो प्लस साइन रिएक्टेंट में भी लग सकता है, प्लस साइन प्रोडक्ट में भी लग सकता है, लेकिन प्लस साइन रिएक्टेंट में कब लगेगा बच्चों, प्लस साइन रिएक्टेंट में कब लगेगा बच्चों, जब आप मोर देन वन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। प्लस साइन प्रोडक्ट में कब लगेगा बच्चों, जब आप मोर देन वन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, तब वहां पर प्लस साइन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वही मैंने भी आपसे कहा कि ये जो एरो का हेड है, ये आपको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, मतलब किसमें केमिकल चेंजेस होने वाले हैं और उस केमिकल चेंजेस होने के बाद क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। तो ये एरो हेड बता रहा है कि केमिकल चेंजेस इसमें होगा, ये दोनों में होगा, तब जाके ये चीज तैयार होने वाली है। तो दैट इज कॉल्ड एज एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जिस तरफ एरो हेड आपको दिखेगा ना, उस तरफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जिस तरफ एरो हेड दिखेगा उस तरफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब देखिए बच्चों, एरो जो है इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द एरो, और इसको बोलूंगा मैं टेल ऑफ द एरो, इसको क्या बोलूंगा, टेल ऑफ द एरो। टेल ऑफ द एरो की तरफ हमेशा रिएक्टेंट है, टेल ऑफ द एरो की तरफ हमेशा रिएक्टेंट है, और हेड ऑफ द एरो की तरफ हमेशा क्या नजर आएंगे आपको, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन, फिर से सुन लो, रिएक्टेंट कौन, फिर से सुन लो, वो केमिकल सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी में केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज होने वाली है। और प्रोडक्ट क्या है, उन लोगों के केमिकल रिएक्शन से बनने वाली नई चीज, उन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने से बनने वाली नई चीज, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो फिर से बड़ी सिंपल चीज, केमिकल रिएक्शन को राइटिंग करने के लिए तीन बड़ी सिंपल चीज है, एरो लगेगा, मिडिल पार्ट, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स आएंगे, राइट साइड में प्रोडक्ट आएंगे। एक अकेला रिएक्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो प्लस सिंबल का इस्तेमाल करें। एक अकेला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस सिंबल का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, मैंने यहाँ तक जितनी सारी चीजें आपसे शेयर की है, आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया होगा और चीजों को समझा भी होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो अभी तक हम लोग ने वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये सीख लिया है, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये समझ लिया है, ये सीख लिया है। लेकिन वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद भी समय बहुत लग रहा है, वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद भी समय बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो हमने सोचा कंसाइज फॉर्म तो हम लेकर आए, शॉर्ट फॉर्म तो हम लेकर आए, अब थोड़ा वेरी शॉर्ट फॉर्म या अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों, अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, मोर कंसाइज फॉर्म क्या होगा। भाई पहले तो हमने इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखा था, सेंटेंस के फॉर्म में, फिर हमने उसको वर्ड फॉर्म में लिखा, बोले ये वर्ड इक्वेशन है। लेकिन वर्ड में लिखने में टाइम और ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इंसान ने सोचा चलो और छोटा और कंसाइज फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, रिलेटिवली मोर शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाए। कैसे, मैं समझाता हूं बच्चों। अब ये देखिए मेरे पास स्पेलिंग है, एक नंबर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब नंबर क्या है, सपोज मेरे पास स्पेलिंग है 2। अब ये 2 की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, TWO2। तो ये वर्ड हो गया ना बच्चों, ये वर्ड हो गया। लेकिन TWO2 लिखने को, TWO2 लिखने को मेरे को 3 अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे, और उसका सबसे शॉर्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, ये सिंबॉलिक फॉर्म में 2 लिख सकता हूं,
ये सिंबॉलिक फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं 2 लिख सकता हूं, जहां मेरे को एक ही अल्फाबेट लिखना पड़ता है। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? तो कौन सा जल्दी लिख कर रहूंगा, TWO2 लिख कर रहूंगा या सिंबल ऑफ 2 यानी कि 2 नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो सिंबल है वो जल्दी लिख कर रहूंगा? बहुत सिंपल आंसर है, ये जल्दी लिख कर रहूंगा। तो ये वर्ड है, ये वर्ड हो गया, लेकिन इसको और ज्यादा शॉर्टर फॉर्म में लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो देखिए एक बार और देख लेते हैं। सपोज इफ आई राइट द स्पेलिंग ऑफ 8, EIGHT 8, ये क्या है? वर्ड है। लेकिन अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स लिखेंगे तब 8 बनेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये एक लिखता हूं 8, ये ऐसा लिख दिया 8, बोलता और कंसाइज फॉर्म हो गया बच्चों। बराबर में समझ में आ रहा है? तो वही चीज मैं यहाँ समझाना चाहता हूं कि अब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा, ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन में हमने क्या लिखा था? मैग्नीशियम। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का एक सिंबल यूज करेंगे, मैग्नीशियम का एक सिंबल यूज करेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया इसलिए ये सिंबल है, ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया इसलिए सिंबल है। हर एलिमेंट को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के साथ कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए गए। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या बनाया गया है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या बनाया गया है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या बनाया गया है? Mg। तो बच्चों मैग्नीशियम लिखूंगा तो देखो कितने अल्फाबेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे बहुत सारे अल्फाबेट हो गए बच्चों। तो वर्ड में मैग्नीशियम लिखने को काफी टाइम जा रहा है ना बच्चों। लेकिन अगर मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं शॉर्ट में, और शॉर्ट में, वर्ड इक्वेशन तो पहले ही लिखा था, अब मेरे को और शॉर्ट में लिखना है, अल्ट्रा शॉर्ट पैटर्न में लिखना है, तो मैं उसका सिंबल यूज करूंगा Mg। मैं उसका सिंबल यूज करूंगा Mg। तो अब हम थोड़ा सा ना आगे चल रहे हैं, अब हम स्केलेटल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने वर्ड इक्वेशन की बात की, अब हम सिंबॉलिक इक्वेशन यानी कि स्केलेटल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। भाई हम मैग्नीशियम को स्पेलिंग फॉर्म में ना लिखते हुए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि मैं जो कहना चाहता हूं थोड़ा इस पे गौर करेंगे आप। ये जो इक्वेशन अभी हम पढ़ रहे थे कि मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हर एक के हम सिंबल्स लिखेंगे ताकि हमको स्पेलिंग लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। सिंबॉलिक मतलब सेंटेंस से शॉर्टर फॉर्म हो गया वर्ड इक्वेशन, और वर्ड से शॉर्टर फॉर्म क्या होगा हमारा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं बच्चों। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन? यस, बिल्कुल सही है। वर्ड इक्वेशन यानी सेंटेंस का छोटा फॉर्म, वर्ड इक्वेशन यानी सेंटेंस का छोटा फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं? सेंटेंस का छोटा फॉर्म यानी वर्ड इक्वेशन लिख लिया बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं? वो वर्ड का सिंबल यूज कर रहे हैं, यानी कि और भी छोटी चीज हम यूज करेंगे। सो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज, यानी और छोटा लिख सकते हैं आप। और छोटा लिखना है तो उसके लिए अब आपको सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, और ये सिंबॉलिक लिखने का तरीका, ठीक है, वो सिंबॉलिक लिखने का तरीका जो अभी हम सीख रहे हैं उसे हम कहेंगे बच्चों स्केलेटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। भाई शब्दों के जगह उनके सिंबल्स या फॉर्मूले यूज करें, उनके सिंबल्स या फॉर्मूले यूज करेंगे तो हम चीजें फास्ट और बेटर तरीके से लिख पाएंगे। पढ़ने वाले को समय कम लगेगा, चीजें फास्ट अंडरस्टैंड करेगा, लिखने वाले को भी समय कम लगेगा और कम समय में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाएगा अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म या फॉर्मूले पैटर्न यूज करना स्टार्ट करते हैं तो। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। तो भाई हमारा वर्ड इक्वेशन क्या था? याद तो है ही आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो ये हमने क्या किया बच्चों? और कंसाइज कर दिया, सुपर कंसाइज कर दिया। तो सेंटेंस फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखने के बजाय हमने लिखा वर्ड फॉर्म में। अब वर्ड फॉर्म से हम आ गए बच्चों फॉर्मूले पैटर्न में आ गए, यानी कि और फास्ट हम लिख सकते हैं, कम समय में अपनी चीजों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल या फॉर्मूला यूज कर लिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो अब हमने सुपर कंसाइज कर लिया, मोर कंसाइज फॉर्म में हमने अपने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा है, और इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था? सेंटेंस फॉर्म। दूसरा हमने क्या पढ़ा? वर्ड फॉर्म। अब हम जो पढ़ रहे हैं
इसको बोलते हैं बच्चों स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटल इक्वेशन। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब जो हमने लिखा है वो प्रॉपरली सही है या गलत है, वो सही है या गलत है, इसको भी हमको सीखना है, समझना है। हमने जो इक्वेशन लिखा है इज इट ट्रू, मतलब वो प्रैक्टिकली टेक्निकली सही है या गलत है, वो भी हमको सीखना है, समझना है। सादे भाषा में उसको कहते हैं बैलेंसिंग बराबर है या नहीं है, बैलेंसिंग बराबर है या नहीं है, वो हमको सीखना है बच्चों। तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए बच्चों, हम ये इक्वेशन में फिर से आते हैं, ये इक्वेशन में फिर से आते हैं। कॉन्सेंट्रेट करें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, राइट हैंड साइड में क्या क्या है, इसको समझते हैं और देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है Mg प्लस O2 गिविंग मी MgO, गिविंग मी MgO। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितना है 1 और राइट हैंड साइड में कितना बेटा 1। ये देखो ये कितना है 1, ये भी देख लो कितना है 1। तो दोनों तरफ 1 1 है, मतलब बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है 2 और राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है 1। देख सकते हो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो अब आपको क्या सीखना है, अब आपको क्या सीखना है भाई, आपको ये सीखना है कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आंसर इट इज अनबैलेंस्ड, आंसर इट इज अनबैलेंस्ड। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसी को लेकर हमको सीखना है आगे का पूरा डिस्कशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसी को लेकर हमको आगे की चीजें समझनी होगी। फिलहाल तो मैं आपके साथ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपके बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड, तो अभी मैंने लिख के बताया था डायमेंशन ऑक्साइड, और उसके लिए ऑक्सीजन के नंबर लेफ्ट और राइट साइड में सेम नहीं थे। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। भाई अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर बैलेंसिंग बराबर है देन आई विल से यस। देखो समझ लो मैंने क्या लिखता हूं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन, कार्बन इंटरैक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग मी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन की दोस्ती हुई और मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन की दोस्ती हुई, मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है बच्चों, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। राइट में भी कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब लेफ्ट में कितना कार्बन है, ये देखो मैं एक बॉक्स बना देता हूं बच्चों, ये बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं सोचना आपने, ये बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं सोचना आपने। ठीक है, कितना कार्बन दिख रहा है बच्चों, एक कार्बन। कितना कार्बन दिख रहा है लेफ्ट में, एक कार्बन। राइट में देखो बच्चों कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन। सो आई विल से कार्बन लेफ्ट और राइट के बैलेंस है, कार्बन लेफ्ट और राइट के क्या है बैलेंस है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों 2 है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम। राइट में कितने दिख रहे हैं O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑक्सीजन एटम भी क्या है बच्चों बैलेंस है। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड आपको दिख रहा है। बात समझ में आई बच्चों कि लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है, जो एटम्स है वैसे राइट में भी है, और जितने लेफ्ट में है उतने ही राइट में है, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इफ नॉट then the equation is unbalanced। तो जैसा भी मैंने Mg plus O2 वाला आपको दिखाया, Mg plus O2 में क्या होता है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा था, इस समय वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है because the mass is not the same on both sides of equation। देखो बच्चों इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग कब होती है, देखो बच्चों आप सीसॉ पे वर्कआउट करते हो, सीसॉ पे वर्कआउट करते हो या तराजू की बात करते हैं बच्चों, जो तराजू सिस्टम होता है, एक तरफ हमने 1 kg रखा, एक तरफ हमने 1 kg रखा, दूसरी तरफ हमने सपोज आलू या कोई फ्रूट रखा है, वो तब तक 1 kg जब तक नहीं भरता है तब तक तराजू का हैंडल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। इसका मतलब दोनों तरफ लेफ्ट साइड तराजू में और राइट साइड तराजू में पूरा 1 kg बैठेगा तो बैलेंसिंग परफेक्ट होगा, तो बैलेंसिंग परफेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। लेफ्ट साइड में जो केमिकल सब्सटेंसेस है, राइट साइड में जो केमिकल सब्सटेंसेस है,
उन सब का मास का वैल्यू सेम होना चाहिए, उन सब के मास का वैल्यू सेम होना चाहिए, तब हम बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है, तब हम बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, रिएक्शन बैलेंसिंग का फंडा क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट साइड में कौन रहता है रिएक्टेंट, राइट साइड में कौन रहता है प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होगा, अगर ये दोनों मैच कर जाए तो हम कहेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है, हम कहेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन किसी तरफ ज्यादा है किसी तरफ कम है, किसी तरफ ज्यादा है किसी तरफ कम है, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, हमने सब्जी खरीदने गए, फ्रूट्स खरीदने गए, तराजू सिस्टम उसके पास है, तराजू सिस्टम अगर उसके पास है, 1 किलो हमने फ्रूट मांगा, उसने 1 केजी का स्टोन एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ वो फ्रूट्स डालते जा रहा है, डालते जा रहा है। कब तक डालेगा, जब तक वो तराजू पूरा बैलेंस नहीं हो जाता है, मतलब 1 केजी का वेट फ्रूट का और 1 केजी का आपके स्टोन का वेट जब बैलेंस हो जाएगा, तब वो बैलेंस्ड तराजू के फ्रूट्स आपको गिन के 1 किलो आपको दे रहा है और आपसे 1 केजी का प्राइस ले रहा है। ठीक वैसे ही बच्चों, लेफ्ट साइड में जो जो केमिकल सब्सटेंस होंगे उनका मास, राइट साइड में जो जो केमिकल सब्सटेंस होंगे उनका मास शुड बी सेम, शुड बी सेम। अगर जब ये ऐसा होता है देन आई विल से इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, ईच एलिमेंट वो सेम रखना जरूरी है, वो सेम रखना जरूरी है। जैसे अभी लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 1 कार्बन है, तो कार्बन का वजन लेफ्ट में कितना राइट में कितना सेम हो जाएगा। लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में 2 ऑक्सीजन है, तो भाई ऑक्सीजन का वजन भी सेम मैच हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का वजन टोटली मैच हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन कहीं पर अगर ये संख्या कम ज्यादा होती है, कहीं पर ये संख्या कम ज्यादा होती है, जैसे अभी मैंने आपके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला इक्वेशन डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, देखिए बच्चों मैं फिर से एक बार लिखता हूं, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, गिव्स यू MgO। अब लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1 और राइट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, तो इसका वजन तो बैलेंस हो जाएगा ना बच्चों, इसका वजन बैलेंस हो गया, इधर एक मैग्नीशियम है इधर एक मैग्नीशियम है। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है और राइट में कितना है 1, राइट में ये देखो 2 ऑक्सीजन ही 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जब इनका मास निकालने जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में मास ज्यादा आएगा, राइट साइड में मास कम आएगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स कम ज्यादा होने की वजह से मास कम ज्यादा हो जाएगा, तो मास कम ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलते हैं उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम सेम करना जरूरी है, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। उसको कैसे करेंगे वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा बच्चों, अभी तो जो रेडीमेड बैलेंस इक्वेशन है उसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या बोला हमने, देखो इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो भाई अब तो ये तो बैलेंस्ड है लेकिन इधर तो अनबैलेंस्ड, आपको ध्यान में आ ही रहा है, देख सकते हो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। ये जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम skeletal chemical equations लिखते हैं। ये जो अनबैलेंस्ड है इसको हम बोलते हैं skeletal chemical equations, ठीक है। और इक्वेशन 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। तो यही इक्वेशन बच्चों जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है ये है skeletal chemical equation, जो फिलहाल अनबैलेंस्ड है। इसको हमको बैलेंसिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको हमको सीखेंगे, लेकिन वो हम लोग बाद में सीख रहे हैं बच्चों। तो फिलहाल ये बैलेंस कैसे होता है ये तो मैंने आपको समझाया, ये बैलेंस कैसे ये मैंने आपको समझाया, कौन सा बैलेंस लेकर मैंने समझाया, तो उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझना है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है समझ लीजिए अच्छे से, इसके पहले भी आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना या समझाऊंगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं, कहीं पर भी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब हम उसको बना भी नहीं सकते और उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो एरो के लेफ्ट में कौन है बच्चों, रिएक्टेंट्स है। एरो के लेफ्ट में कौन है बच्चों, रिएक्टेंट। इसका मीनिंग समझ लो आप अच्छे से। एरो के लेफ्ट में कौन रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स रहते हैं। तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास आएगा, रिएक्टेंट्स का जो भी टोटल मास आएगा बच्चों, और राइट हैंड साइड में कौन रहता है बच्चों, प्रोडक्ट्स। राइट हैंड साइड में कौन रहता है, प्रोडक्ट्स। तो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बच्चों, उनका जो मास है, दोनों का मास कैसा होना चाहिए, इक्वल। यानी रिएक्टेंट्स का मास, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर ये चीज फुलफिल होती है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज बैलेंस। और ये चीज कब फुलफिल होगी, जब लेफ्ट साइड में जो जो एलिमेंट जितनी संख्या में है, जो जो एलिमेंट जितनी संख्या में है
वो एलिमेंट उतनी ही संख्या में, उतने ही नंबर में आपको राइट साइड में भी मिलने चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट में जो जो एलिमेंट जितने नंबर्स में मिलते हैं, प्रोडक्ट में भी वही सारे एलिमेंट्स उतने ही नंबर्स में जब आपको मिलेंगे, देन आई विल से द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो जाएगा। समझा बच्चों मैंने क्या बोला? क्योंकि जो जो एलिमेंट लेफ्ट में है वही एलिमेंट राइट में रहेंगे, जो जो एलिमेंट लेफ्ट में है वही एलिमेंट राइट में रहेंगे, मतलब जो रिएक्टेंट में है वही एलिमेंट आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। और जितनी संख्या में लेफ्ट में है उतनी संख्या में अगर राइट में आपको मिल जाए तो आपका इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स सीखने पड़ेंगे, जो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा लेटर ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं होगा, यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगा, यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। और उसको करने के लिए क्या करना होगा, फिर वही का बात कर रहा हूं, लेफ्ट में जो जो एलिमेंट्स है वो कितनी संख्या में है, राइट में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो कितनी संख्या में है, ये संख्या, ये नंबर बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब लेफ्ट में एक कार्बन है तो राइट में भी एक कार्बन है, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है तो राइट में भी 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 3 ऑक्सीजन, लेफ्ट में 3 मैग्नीशियम है तो राइट में भी 3 मैग्नीशियम होना चाहिए, लेफ्ट में 4 आयरन है तो राइट में 4 आयरन होने चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये नंबर जब मैच हो जाएंगे तो आपका इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? अभी हमने देखा नहीं था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO2 सॉरी Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, 1 बैलेंस था। तो आंसर है फिलहाल नॉट बैलेंस्ड। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। कैसे होगा? तो मैं अभी के लेक्चर में रेडीमेड जो बैलेंस इक्वेशन होता है, जैसे मैंने अभी कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला आपको सिखाया, एक और इलस्ट्रेशन ऐसा ही लेकर आपको सिखा दूं। तो और फिर अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे वर्कआउट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 1.3 किया था, आपको याद होगा बच्चों। एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या लिया था, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला था और उसको हल्का सा हीट किया था, उसमें बना था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। और आपको मैंने कहा भी था बच्चों, आपको याद होगा, एक मेटल की यूनिक प्रॉपर्टी है कि मेटल जब भी एसिड से दोस्ती करता है, मेटल जब भी एसिड से दोस्ती करता है तो वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जरा बच्चों इस इक्वेशन को देखकर बोलिए, ये कौन सा इक्वेशन हमने लिखा है, ये कौन सा इक्वेशन हमने लिखा है? तो ये हमने वर्ड इक्वेशन लिखा है। हमने क्या लिखा है? वर्ड इक्वेशन लिखा है, क्योंकि हर एक का हमने स्पेलिंग लिखा है, हर एक का हमने स्पेलिंग लिखा है बच्चों। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, उसके केमिकल फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। तो जिंक का सिंबॉलिक फॉर्म Zn फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है बच्चों, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन का H2। हुआ क्या? चीजों को समझते हैं, हुआ क्या? चीजों को समझते हैं। व्हाट हैपेंड हियर राइट नाउ? जिंक अकेला था, जिंक अकेला था और हाइड्रोजन की दोस्ती सल्फेट के साथ थी, हाइड्रोजन की दोस्ती सल्फेट के साथ थी। तो जिंक ने क्या किया? सल्फेट से दोस्ती कर लिया। जिंक ने क्या किया? सल्फेट से दोस्ती कर लिया, तो फॉर्म द जिंक सल्फेट, फॉर्म द जिंक सल्फेट। अब हाइड्रोजन और सल्फेट की दोस्ती ब्रेक हो गई, क्योंकि सल्फेट ने किसको अपना नया फ्रेंड बनाया? जिंक को। इसलिए दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज द सेपरेट गैस, दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज द सेपरेट गैस। तो ये हो गया बच्चों वर्ड इक्वेशन, ये हो गया केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल फार्मूले पर बेस्ड। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। फटाफट देखेंगे बैलेंस्ड है या नहीं है। मैं आगे की चीज आपको दिखाऊं या समझाऊं, ठीक है, हम वैसे ही करते हैं। एलिमेंट कौन कौन से उसका लिस्ट बना दिया, लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं वो हम देखेंगे। लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स में कितने हैं, राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स में कितने हैं, उसको हम देखेंगे बच्चों। लेफ्ट साइड में जिंक कितना दिख रहा है? 1। और राइट साइड में भी जिंक कितना है बच्चों? Zn जिंक कितना है? 1। तो देखते हैं, लेफ्ट में जिंक 1 है, राइट में भी जिंक कितना है? 1। सो आई विल से जिंक इज बैलेंस्ड, आई विल से जिंक इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। तो अब हमने लिखा हाइड्रोजन, H यानी हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। तो अगेन आई विल से इट इज बैलेंस्ड, अगेन आई विल से इट इज बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन है बच्चों? सल्फर, S, सल्फर। अब यहाँ पे सल्फर कितना दिख रहा है? S कितना दिख रहा है? एक ही है। यहाँ पे सल्फर यानी कि S कितना दिख रहा है बच्चों? एक ही है। इसमें लेफ्ट साइड में भी 1 सल्फर, राइट साइड में भी 1 सल्फर,
देख सकते हो सल्फर लेफ्ट में 1 राइट में 1, अगेन आई विल से इट इज बैलेंस्ड, अगेन आई विल से इट इज बैलेंस्ड। अब देयर आर लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 4, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 4 एटम्स है, राइट में भी ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 4 एटम्स है, मतलब लेफ्ट में भी ऑक्सीजन 4 एटम्स है, राइट में भी ऑक्सीजन 4 एटम्स है। इसका मतलब लेफ्ट के एलिमेंट्स की जो संख्या है चेक करो, राइट के एलिमेंट्स की संख्या देख चेक करो, नंबर्स को चेक करो, आप देखोगे सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है, आप देखोगे सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है। सो आई विल से इस इक्वेशन में और कुछ अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली खुद ब खुद बैलेंस्ड हो गया है। इसमें हमें अपनी तरफ से इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो 1.2 इक्वेशन था बच्चों क्या था, याद हो गया होगा वैसे आपको, क्या था 1.2 वाले इक्वेशन हमारा क्या था, मैग्नीशियम जो था बेटा किससे दोस्ती कर रहा है, ऑक्सीजन से, टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना था, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना था बेटा 1, और राइट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, राइट साइड में कितना है 1। तो क्या ये बैलेंस्ड है, तो क्या ये बैलेंस्ड है, तो आंसर इज नो, ये बैलेंस्ड नहीं है। अब ये अगर क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है तो इसको हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ये रेडीमेड नेचुरली बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसका बैलेंसिंग का आर्ट हमको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं इनको हम कैसे बैलेंस करना सीखेंगे, इसकी अपनी एक मेथडोलॉजी है बच्चों, इसकी अपनी एक मेथड है, इसका अपना एक स्टेप है। तो ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में। इसको जानना है, इसको समझना है, इसको सीखना है, क्योंकि जिसने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीख लिया बच्चों उसने केमिस्ट्री पे जीत हासिल कर ली। आई रिपीट, जिसने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीख लिया बच्चों उसने केमिस्ट्री को जीत हासिल कर ली। कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर कर लो साइंस मुट्ठी में, तो आपको सीखना होगा बच्चों केमिस्ट्री के इक्वेशंस का बैलेंसिंग पार्ट, और जो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।